अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ के फॉर्म क्रिएट करेंगे और उन दोनों को लिंक करेंगे आपस में रिलेशनशिप्स के थ्रू, और उसके अलावा हम बेसिक एंट्रीज करेंगे इनसाइड प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। इसके अलावा हम थोड़ी सी ट्विकिंग भी करेंगे यूज़र इंटरफेस को। एज़ यू नो, ये जो यूज़र इंटरफेस है ये मेरा अपना क्रिएटेड नहीं है, बल्कि मैंने बूटस्ट्रैप से उठाया, तो इसको थोड़ा सा साथ साथ हम कस्टमाइज़ भी करते जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेट करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को। अगर आप देखें, लास्ट टाइम मैंने जो लिंक्स बनाए थे पार्ट 4 में, उसमें जब हम प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं तो वो हमें डैशबोर्ड पर ले जाता है विदाउट लॉगिन। हम ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बल्कि कैटेगरीज दोनों पर जा सकते हैं फ्रॉम दीज लिंक्स। अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं तो ये हमें लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमने जो यूज़ किया है मिडलवेयर ऑथ और एडमिन का, वो हमने यूज़ किया एडमिन कंट्रोलर के अंदर, जबकि हमने ये चीज़ें प्रोडक्ट कंट्रोलर और हमने नहीं यूज़ किया इनको कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। ये कैटेगरी कंट्रोलर है और ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, इन दोनों के अंदर हमने यूज़ नहीं किया। अब इसकी एक सोल्यूशन तो ये है कि मैं इसको इन दोनों में ऐड करूँ, लेकिन मैं इससे बेटर सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, एडमिन कंट्रोलर से भी, यहाँ पर भी हमें ज़रूरत नहीं रही अभी। तो अब अगर मैं इसको एक्सेस करूँ डैशबोर्ड को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी सारे एक्सेस हो रहे हैं। तो इसके जो सिंपल जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है कि हम राउट्स में जाएंगे web.php में, और यहाँ पर इसको सेटअप कर देंगे अपने मिडलवेयर्स को। तो यहाँ पर सेटअप करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम राउट ऐड करेंगे विद इन दिस ग्रुप, उस पर वो मिडलवेयर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एरे दूंगा, तो ऑथ और एडमिन। ऑथ को पहले लिखिएगा ताकि वो पहले ऑथ को चेक करे, फिर उसके बाद एडमिन को चेक करे। तो ये हमने मिडलवेयर दे दिया। अब दूसरी जो इसमें मिस्टेक हो रही है हमसे, वो ये है कि हम जब डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये तो अब सॉरी हमने उस पर लगा दिया। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पहले इसको ख़त्म कर लूँ। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल वो एडमिन वाले रूट पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये जो है एडमिन/डैशबोर्ड लिखा हुआ इधर आए, इस तरीके से। तो ये अभी यहाँ पर दे रहा है कि सॉरी द पेज इज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। तो इसको अब हम सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मिडलवेयर ऐड करना है हमने, तो ये मैं इसको वापस ले आता हूँ एडमिन को। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसमें ऑप्शन देना है ग्रुप के अंदर, वो है नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब होता है कि जो भी आप राउट बनाएंगे उसके साथ पहले आप एडमिन लगाएंगे, तभी वो एक्सेस होगा /एडमिन। उसके बाद यहाँ पर हम डैशबोर्ड कर देंगे। तो अब हमारी जो URL बनेगी वो ये बनेगी http://ecom.test/admin, जो कि ये हमने नेम स्पेस दिया है, और उसके बाद /डैशबोर्ड, जो हमने ये वाला डैशबोर्ड यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको नेम डैशबोर्ड दिया। उसके अलावा जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, जैसे मैं एडमिन, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से एक्सेस होगा। अब दूसरी जो मज़े की चीज़ मैंने जो आपको बताई थी कि नेम राउट जब हम यूज़ करते हैं, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर URL चेंज की है, लेकिन चूंकि मैंने नेम राउट्स दिए हुए हैं तो मुझे यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करने की, या व्यू में कोई चीज़ जो हमने लिंक्स ऐड की हैं उनमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं एडमिन डैशबोर्ड को यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। तो ऑथ और एडमिन, नेम स्पेस एडमिन हमने दे दिया, और उसके बाद बल्कि नेम स्पेस की बजाय अगर हम प्री फिक्स देते हैं, आई थिंक प्री फिक्स है, तो हाँ जी प्री फिक्स है नेम स्पेस की बजाय नहीं, क्योंकि नेम स्पेस समथिंग एल्स है, तो प्री फिक्स अपने देना है। तो यहाँ पर एडमिन / अब मैं प्रोडक्ट को एक्सेस करता हूँ,
तो मुझे ये वापस लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर रहा है। अब ये जो हमारा ऑथ है ये काम कर रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और दोबारा इसको ओपन करूँ तो ये देखिए admin/product। तो अब ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये एडमिन हो गया। तो चूंकि मैंने इसको मैंने दो तरीकों से आपको बताया था कि इसको एक्सेस कर सकते हैं, और राउट्स के अंदर मैंने व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, एडमिन के अंदर, app.blade.php में मैंने यहाँ पर यूआरएल को यूज़ किया था डैशबोर्ड के अंदर। तो ये नैव बार में था, आई थिंक नैव बार में यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहाँ पर डैशबोर्ड ये है, और इसके बाद राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो एक मिनट हम यहाँ पर राउट दोबारा चेक कर लेते हैं, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये देख सकते हैं एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है एडमिन पर। तो admin/dashboard, तो ये हमें लॉगिन पे लेके जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अब वेब लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर admin@admin.com/ जो भी पासवर्ड था मेरा। तो अब ये देखिए अब ये सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमें वापस लेके जा रहा है एडमिन पे। हालांकि इसको एडमिन पे लेके नहीं जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर राउट हमने ऐड किया है एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और यहाँ पर अगर हम देखें डैशबोर्ड के लिए हमारे पास एडमिन डॉट डैशबोर्ड ही है, और ये जो डैशबोर्ड है ये हमें लेकर जा रहा है एडमिन पे। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर मैंने इसको सेटअप किया है। तो ये हमारे पास है डैशबोर्ड, और इसको मैंने href के थ्रू यहाँ पर मैंने इसको URL के थ्रू किया था। तो ये URL अब बनती है ये /डैशबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आसानी के लिए इसको कर देता हूँ राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो होपफुली अब ये हमारा सही काम करेगा। तो यहाँ पर अब ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड हो गया, ये हमारे पास एडमिन प्रोडक्ट्स हो गए, ये एडमिन कैटेगरी। सो देखिए किस तरह प्रीफिक्स यूज़ करने से हमें कितना फ़ायदा हो गया कि अब हमें यहाँ पर राउट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला फिक्स था जो हमने किया अभी एडमिन राउट्स में। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्म वगैरह लगाएंगे। कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर हम फॉर्म लगाएंगे जिसमें हम कैटेगरीज़ को ऐड करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों नाम प्लूरल हैं, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। पहले मैंने ये सोचा था कि प्रोडक्ट और कैटेगरी का मैं लिंक रखूंगा 1 to many का, मतलब एक कैटेगरी हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। जो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज का आपस में लिंक है वो मैनी टू मैनी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो जैसे सपोज एक आईफोन है, आईफोन एक मोबाइल भी है प्लस एक एप्पल की प्रोडक्ट भी है। तो हम इसको मोबाइल की कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हैं और हम इसको एप्पल की कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर फर्दर मतलब इन फ्यूचर यूज़र मोबाइल्स को डिटेक्ट करता है तो या उनको फिल्टर करता है तो उसको फिर एप्पल का फ़ोन नज़र नहीं आएगा। तो अगर वो एप्पल की कैटेगरी सेलेक्ट करेगा तो एप्पल नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने अब जो रिलेशनशिप का सोचा है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का होना चाहिए। कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का होगा। तो इसके लिए हमें एक पिवट टेबल की ज़रूरत है जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होगा। जैसे कैटेगरी का C पहले आता है और प्रोडक्ट का P बाद में आता है, तो कैटेगरी पहले आएगा, प्रोडक्ट बाद में आएगा। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक माइग्रेशन की ज़रूरत होगी, कोई मॉडल वगैरह ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे क्रिएट कैटेगरी प्रोडक्ट टेबल, और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी प्रोडक्ट टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे इसके अंदर माइग्रेशंस के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कैटेगरी प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम सिंपली टेबल अनसाइंड इंटीजर और यहाँ पर कैटेगरी आईडी और यहाँ पर टेबल अनसाइंड इंटीजर प्रोडक्ट आईडी। तो ये अब हमें सिर्फ दो इसमें फील्ड चाहिए, कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट आईडी, जो कि मैनी टू मैनी होंगी। तो बेसिकली प्रोडक्ट के टेबल में एक ही प्रोडक्ट ऐड होगी, कैटेगरी के टेबल में एक ही कैटेगरी, लेकिन उनके जो रिलेशनशिप्स होंगे मल्टीपल। जैसे एक मोबाइल जो आईफोन है वो मोबाइल की कैटेगरी से भी है और आईफोन जो है वो एप्पल की कैटेगरी से भी अटैच्ड है। तो इन दोनों का लिंक कैटेगरी आईडी होगी। जैसे मोबाइल की अगर कैटेगरी आईडी 1 है और एप्पल की कैटेगरी आईडी 2 है, तो ये दोनों कैटेगरीज ऐड होंगी इनसाइड पिवट टेबल, और उसके साथ उस प्रोडक्ट की आईडी दोनों के साथ एक एक अटैच होगी। तो ये हमारा बन गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। चलिए इसको माइग्रेट करते हैं। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे।
इसके लिए हमें फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये नई कैटेगरीज ऐड की हैं। तो अब दोस्तों हमारा ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट्स को फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैटेगरीज और कैटेगरीज को फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट अब हम इन दोनों का जो फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसमें हम करेंगे एंट्रीज इनकी। पहले सबसे हम कैटेगरीज की एंट्री करेंगे। सिंपल फॉर्म है, सिर्फ उसका नेम होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी उस प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरी का हमने जो टेबल बनाया है इसमें हमारे पास उसका कैटेगरी का टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और उसके अलावा यहाँ पर एक रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप बेसिकली इस तरीके से कि ये एप्पल का मोबाइल से रिलेशन है, लेकिन देखेंगे इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे, तो माइट भी ज़रूरत ना पड़े पेरेंट आईडी रिलेशनशिप की हमें। तो चलिए अब हम जाते हैं कैटेगरी व्यूज़ की तरफ और फॉर्म क्रिएट करते हैं। अच्छा, फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम रिलेशनशिप तो बना लें, वो तो हमने बनाई नहीं। चलिए पहले रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट के मॉडल में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक फंक्शन कैटेगरीज, और यहाँ पर मैनी टू मैनी में हमेशा ध्यान में रखिएगा हम बिलोंग्स टू मैनी का मेथड यूज़ करते हैं। तो रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी ऐप स्लैश कैटेगरी। अब इसके टोटल 3 पैरामीटर्स और भी हैं, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं अभी देने की। इसकी रीज़न ये है कि हमने जो टेबल क्रिएट किया है पिवट टेबल, उसका नाम हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखा है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप देना चाहें तो इसके में जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देंगे फॉरेन की। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के टेबल में, तो यहाँ पर होगी कैटेगरी आईडी और यहाँ पर होगी प्रोडक्ट या सिंपल हमारे पास यहाँ पर आईडी। तो ये हमें यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम ऐड नहीं करते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उठा लेगा उसको, क्योंकि हमने कन्वेंशन को फॉलो किया है, लारावल की जो कन्वेंशन है। इसी तरीके से कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हम सेव कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये चेंज करना है हमने, और यूज़ ऐप स्लैश प्रोडक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कैटेगरीज़ वाले फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि कैटेगरीज़ को भी मैंने आपस में जो लिंक किया है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के साथ लिंक्ड किया है। जिस तरीके से कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट का मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, इसी तरीके से मैंने कैटेगरीज़ को ही कैटेगरी से लिंक किया है विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वो कैसे मैंने अचीव किया है, वो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ी और मैं आपको दिखा देता हूँ माइग्रेशन। चूँकि मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको माइग्रेशन क्रिएट करने का नहीं पता तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं लारावल 5.4 की सीरीज़ को। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डाटाबेस के अंदर लेकर आऊँ माइग्रेशंस के अंदर, तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन जिस तरह क्रिएट कैटेगरी का किया था, मैंने क्रिएट कैटेगरी और प्रोडक्ट का ये रिलेशनशिप क्रिएट किया था मैनी टू मैनी का। इसी तरीके से मैंने कैटेगरी और पेरेंट का, मतलब पेरेंट कैटेगरी का रिलेशन है कि एक कैटेगरी के अंदर एक पेरेंट आईडी मैंने ऐड की थी, तो वो मैंने पेरेंट आईडी ख़त्म कर दी कैटेगरी के टेबल से। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, कैटेगरीज़ के टेबल से मैंने पेरेंट आईडी ख़त्म कर दी क्योंकि मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था इनका। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कैटेगरी पेरेंट का टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर 2 फील्ड्स ऐड की, एक पेरेंट आईडी और कैटेगरी आईडी। पेरेंट आईडी बेसिकली वो होगी जिसके साथ दूसरी कैटेगरीज आपस में लिंक्ड होंगी। तो इसको लिंक्ड करने के लिए मुझे कैटेगरी के मॉडल के अंदर, यहाँ पर कैटेगरी के मॉडल के अंदर एक चिल्ड्रंस का मेथड क्रिएट करना पड़ा, जिससे हम कैटेगरी आईडी को और पेरेंट आईडी को फेच कर सकते हैं यूजिंग चिल्ड्रन मेथड। और हम किसी भी कैटेगरी के जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब जो चाइल्ड्स हैं, वो सारे हम इसके थ्रू फेच कर सकते हैं। और फिर चूँकि अब ये जो कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट पेरेंट है, ये एक पिवट टेबल है, तो हम पिवट टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आईडी और पेरेंट आईडी सेव करेंगे और इसके अलावा कोई चीज़ सेव नहीं करेंगे जो टेबल में आपने देखा। और इसको अटैच करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम जब डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं कैटेगरी के फॉर्म की तरफ जो मैंने क्रिएट किया है यूजिंग बूटस्ट्रैप। उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से CSS ऐड नहीं की। टोटली फॉर्म जो मैंने डिज़ाइन किया है वो यूजिंग बूटस्ट्रैप है। ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई कस्टम CSS वगैरह अप्लाई नहीं की। टोटली ये उसके बेस पर है बूटस्ट्रैप की। हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि कैटेगरी आईडी
जो कैटेगरीज सेव होती हैं उनको मैंने फेच करके नीचे ड्रॉप डाउन में शो कर रहा हूँ, ताकि अगर आप किसी कैटेगरीज को मल्टीपल पेरेंट कैटेगरीज असाइन करना चाह रहे हैं तो आप इजीली उनको असाइन कर सकें। आप मल्टीपल के लिए डेफिनेटली आप सिलेक्ट यूज़ करते हैं, तो सिलेक्ट में उसका की होती है उसकी प्रॉपर्टी पर मल्टीपल यूज़ करते हैं, तो मैंने यही मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज़ की, प्लस मैंने एक यहाँ पर प्लगइन यूज़ किया है सिलेक्ट टू के नाम से। उस प्लगइन का क्या फ़ायदा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, select2.org, और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया हुआ है तो फर्दर कोई भी हेल्प लेनी हो तो यहाँ पर ये सिलेक्ट टू है। ये एक हमारे पास ऐसा प्लगइन है जिसकी मदद से हम जो है वो सिलेक्ट को एक अच्छे तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिसेबल्ड है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से, ये देखें मल्टीपल कैटेगरीज ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मल्टीपल, और ये सिंगल कैटेगरी का सिलेक्शन है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला प्लगइन मैंने ऐड किया है यूजिंग npm। तो npm के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर npm इंस्टॉल select2 लिखना पड़ा। वो यहाँ पर आपको इसकी इंस्टॉलेशन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप npmjs.com पे जाएं और यहाँ पर लिखें select2, तो यहाँ पर भी उसके पैकेज की डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये npm और यहाँ पर आप सर्च करें select2 और इसको ब्राउज करेंगे तो ये देखें यहाँ पर टॉप पर आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। select2 इज़ अ jQuery बेस्ड रिप्लेसमेंट फॉर select बॉक्सेस, इट सपोर्ट सर्चिंग रिमोट डाटा सेट्स एंड इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं लेकिन मैंने इसके कुछ बेसिक फीचर्स को ही यूज़ किया है। उसके बाद मैंने app.js को, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि app.js, अच्छा यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि इसको जब हम ओपन करेंगे select2 को तो यहाँ पर आपको इसका मिलेगा लिंक कैसे इंस्टॉल करें। देखें npm i select2, i का मतलब है इंस्टॉल, और चूँकि जो npm है वो वर्जन आपके पास मोर देन 5 होगा तो फिर डैश सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इंक्लूड करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए रिसोर्सेज assets.js app.js में मैंने यहाँ पर window.select2 इज इक्वल टू रिक्वायर select2 किया, तो हमारे पास ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट select2 का आ गया और अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको यूज़ किया है create.blade.php में। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्रिएट, ये यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया select2, ये select2 को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो ये इस तरीके से अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कहीं पर भी। और यहाँ पर मैंने एक सेक्शन app.blade.php के अंदर एक सेक्शन क्रिएट कर दिया यील्ड के साथ स्क्रिप्ट्स का। तो यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट्स मैं लिखूंगा किसी स्पेसिफिक पेज से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट्स होंगे उस पेज पे मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पर एको होंगे ताकि वो app.js को यूज़ कर सकें। तो ये है हमारे पास क्रिएट इसकी कैटेगरी का पेज। तो इसमें अब हम डाटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसकी आपको लुक दिखा दूँ, कैटेगरीज में गए और यहाँ पर मैंने एक लिंक ऐड कर दिया ऐड कैटेगरी का। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका फॉर्म आ गया। इसमें मैंने यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यूज़ किया है CK एडिटर, तो ये भी सेम CK एडिटर है। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर CK एडिटर क्लासिक सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये आपको CK एडिटर 5 बिल्ड क्लासिक मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको npm i install @CK editor/CK editor build ये करेंगे तो ये आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसके बाद आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें npm इंस्टॉल --- ये क्लासिक, उसके बाद फिर आपको एंड यूज़ इट इन योर वेबसाइट लाइक दिस, ये आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है app.js में window.classic एडिटर की, ताकि इसको एज अ विंडो ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दूँ और फिर मैं इसको जहाँ पर भी जिस पेज पर भी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको create.blade.php में यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर यहाँ console.log एडिटर आ रहा है और ये एरर की सूरत में यहाँ पर मुझे एरर दिखा देगा। तो ये टूल बार है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट टूल बार मैंने ऐड की हुई है ये आप देख सकते हैं इसको। बाकी आप ये एडिटर क्यूरी सिलेक्टर एडिटर जो मैंने टेक्स्ट एरिया लगाया जिसकी ID एडिटर है उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है। इसके बाद इसमें मैंने CSS के थ्रू थोड़ी सी इसकी हाइट सेट की है और वो मैंने सेट किया है सास के अंदर app.scss के अंदर। हालांकि मुझे ये यहाँ पर ऐड नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये मुझे ऐड करनी चाहिए थी admin.scss में। ये मुझसे मिस्टेक हुई थी ऐड करते हुए।
तो मैंने कहा आपको बनाते हुए मैं ये बाद में सही कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, फिर मुझे यहाँ पर रन करना पड़ेगा npm run watch, ताकि वो एसेट्स सारे कंपाइल हो जाएं। अगर कोई एरर वगैरह आए तो यहाँ पर हमें वो एरर भी मिल जाए। तो ये कंपाइलिंग हो रही है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। मैं अगर पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा। हम इस एडिटर है, और इसके बाद ये जो सिलेक्ट हुआ है इसकी मदद से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं इसकी मदद से। ये बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। तो ये अब हम इसमें एंट्री, एक और इसमें मैंने एक फंक्शन ऐड किया है, वो ये है कि जब आप यहाँ पर कोई चीज़ भी टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल विद टच स्क्रीन, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक स्लग ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ये एसईओ फ्रेंडली स्लग है, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने आगे आके अपने प्रोजेक्ट्स में, और फ्रंट एंड में हम इसको फिर डिस्प्ले भी करवाएंगे ताकि इस स्लग के थ्रू। तो ये स्लग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक हिडन फील्ड लगाई है। हिडन फील्ड लगाने से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि ये जो हिडन फील्ड है इसकी मदद से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये स्लग ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में डाटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर जो रिलेशनशिप, अब इसको इंसर्ट करते हैं डाटाबेस में, अपना पहला रिकॉर्ड कैटेगरीज कुछ ऐड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स का जो फॉर्म है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आल्दो मैंने ऑलरेडी वो डिज़ाइन किया हुआ है, मैं इसको गिट पे पुश करूँगा तो वो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर टाइटल देना है, और उसके बाद ये सेव होगा जाके HTTP कंट्रोलर, और यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ये स्टोर का मेथड है। अब स्टोर के मेथड में इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी क्रिएट, और इस क्रिएट के साथ हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे रिक्वेस्ट ओनली, और यहाँ पर हम उन फील्ड के नेम, ये भी एक तरीका है, इसको 2-3 डिफरेंट तरीके हैं इंसर्ट करने के, मैं इस तरीके को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर अब मुझे फील्ड्स बतानी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अपने डाटाबेस में SQL Pro में तो यहाँ पर ये कैटेगरीज इंसर्ट होंगी, और कैटेगरी पेरेंट के अंदर उनका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग, ऐसी वो फील्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्लग आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ क्रिएट ब्लेड डॉट PHP में सिलेक्ट कैटेगरी का एक फॉर्म है, जिसमें से हम कैटेगरीज, मल्टीपल कैटेगरीज सिलेक्ट करेंगे और उनको इंसर्ट करेंगे डाटाबेस में। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर बता दूँ कि जब हम इसको कैटेगरी कंट्रोलर में इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने से पहले हमें इसको वैलिडेट भी करना है, ताकि वो फील्ड्स जो है वो एम्प्टी ना आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट वैलिडेट, और फिर यहाँ पर मैं एरे की सूरत में इसको डिफ़ाइन करूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ टाइटल, तो रिक्वायर्ड है सिंपली, डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है, इसमें ऐड करते हैं कुछ तो ठीक है, नहीं ऐड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लग भी हमें रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा आप जो भी इस पर फील्ड लिखनी चाहें, जैसे आप पाइप साइन लगा के मिन लेंथ हम यहाँ पे दे देते हैं 5, तो मिनिमम जो लेंथ होगी वो 5 करैक्टर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस टाइटल को ऐड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा स्लग भी रिक्वायर्ड है, और ऑटोमेटिकली इसकी भी मिन लेंथ जो है वो 5। तो ये हमने इस पर लगा दिया वैलिडेशन। ये हमारी सिंपली छोटी सी वैलिडेशन होगी। अब कैटेगरीज में टेबल जब इंसर्ट हो जाएगा तो अब हमने इसको अटैच करना है उसके साथ पिवट टेबल के साथ। तो जो वेरिएबल लिया है उसको हमने लिखेंगे कैटेगरीज चिल्ड्रन, जो मेथड हमने बनाया था कैटेगरी वाले मॉडल के अंदर, अटैच, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट पेरेंट आईडी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट आईडीज़ हमारे पास आ रही हैं। ये देख सकते हैं, ये पेरेंट आईडी है और ये एक एरे की सूरत में। मेक श्योर कीजिए जब आप मल्टीपल फील्ड्स डाटाबेस में इंसर्ट करना चाह रहे हो या फेच करना चाह रहे हो तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो एरे की सूरत में होनी चाहिए, तब ही आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पर पेरेंट आईडी लिखूँगा तो प्रॉब्लम होगी, वो इंसर्ट नहीं होगा डाटाबेस में। तो मैं इसको एरे की सूरत में यहाँ पर डाटाबेस में इंसर्ट करूँगा, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कैटेगरी आईडी।
तो टॉप लेवल है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इंसर्ट करता हूँ इसी तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पर ये वापस आ गया विदाउट एनी इंसर्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, डेटाबेस में कोई एरर नहीं, कोई इंसर्शन नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारी वैलिडेशन काम कर रही है और अब हमने वैलिडेशन के मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी टॉप पर यहाँ पर मैं मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैसेजेस डिस्प्ले कराने का तरीका ये है कि यहाँ पर मैं वैलिडेशन वाली टैब में जाता हूँ। यहाँ पर सॉरी वैलिडेशन ये आ गया, ये वैलिडेशन के लिंक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एरर्स की सेक्शन में जाऊँगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड लिखा, यूनिक है पोस्ट के टेबल में। अच्छा, यूनिक का ये होता है कि वो जब आप स्लग जैसे सपोज तो आपने दो मोबाइल वाली कैटेगरीज ऐड कर दी हैं तो उनका स्लग सेम हो, तो सेम स्लग जो है वो ऐड नहीं होना चाहिए। इस पे भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है यूनिक, तो यूनिक, और यहाँ पर चूंकि उसने पोस्ट टेबल का नाम लिखा है तो मैं यहाँ पर कैटेगरीज टेबल का नाम लिख दूंगा। तो जो स्लग है वो यूनिक होना चाहिए। अब ये हमने इसको क्रिएट कर लिया और हमारा ये जो कैटेगरीज चिल्ड्रन अटैच हो गया। इसके बाद जब वो अगर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर रीडायरेक्ट हम कर देंगे वापस इसको, बल्कि यहाँ पर सिंपली बैक लिख देते हैं, रिटर्न बैक विद मैसेज कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ये मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया। अब हम बात करते हैं जो एरर्स हैं। तो एरर्स, डिस्प्लेइंग द एरर, ये है तरीका एरर्स का। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और create.blade.php में यहाँ पर .call_sm12 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इसको मैं ब्यूटीफाई कर लूँ। तो यहाँ पर अब एरर्स आ जाएगा और यहाँ पर जो भी एरर्स होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। मैं इसको एक दफ़ा फिर इंसर्ट करता हूँ विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं द टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द स्लग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब सपोज़ मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक कैटेगरी बनाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डैश के साथ लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर app.js के अंदर, रिसोर्सेज में app.js के अंदर ये हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है window.slugify के साथ इज इक्वल टू फंक्शन टेक्स्ट। इसको जो भी टेक्स्ट पास करेंगे सबसे पहले वो उसमें से स्पेसिस को डैश के साथ रिप्लेस करेगा और फिर कोई भी नॉन वर्ड करैक्टर जैसे कॉमा, सेमीकोलन और जो भी आप अदर देन ABC 0 to 9 और जो भी करैक्टर होगा उसको वो स्पेस मतलब उसको वहाँ से वो रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद अगर आप 2 या 3 या 4 डैशेस लगा देते हैं तो उनको भी वो एक में कन्वर्ट करेगा। और इसके अलावा जो स्टार्ट में डैश अगर आ जाए या एंड पे डैश आ जाए तो उसको भी ट्रिम करेगा। आप इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहा है और इसको मैं यहाँ पर create.blade.php में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, वेरिएबल URL इज इक्वल टू slugify this.val। फिर मैं उसको सेव कर रहा हूँ इसके साथ जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हिडन फील्ड मैंने लगाई है इंस्पेक्ट एलिमेंट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल में एलिमेंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये वाली जो फील्ड है इसके साथ हमारे पास यहाँ पर ये हिडन फील्ड है और आप देख सकते हैं कि वैल्यू उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रही है। तो हमारी वैलिडेशन भी अब काम कर रही है। जो अगर मैं यहाँ पर ECC लिख देता हूँ 4 करैक्टर और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर कहता है कि वैलिडेट लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा सॉरी, वो मुझसे आई थिंक मीन लेंथ, यहाँ पर मीन लेंथ नहीं है एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा। तो मीन यहाँ पर वैलिडेशन अवेलेबल रूल्स हैं, मीन यहाँ पर ये है। तो मीन वैल्यू, दिस वैल्यू मिनिमम वैल्यू स्ट्रिंग न्यूमेरिक एरर्स, ठीक है। तो मीन लेंथ नहीं है, मीन है सिर्फ। तो यहाँ पर मीन 5, तो यहाँ पर भी मीन 5, तो ठीक हो गया। ये एरर आ रहा था तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो द टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर, द स्लग मस्ट बी एटलीस्ट 5 करैक्टर। तो ये ऑप्शनल फील्ड है। तो चलिए अब हम एक वैलिड डाटा इंसर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम
कुछ भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ से अगर मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है पेरेंट कैटेगरी उसको क्रिएट कर देगा, क्योंकि हमने डाटाबेस के अंदर डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 0 लिखा है। और वैसे भी ये टॉप लेवल आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं था, चिल्ड्रंस था, आई थिंक चिल्ड्रंस, यस। इसको दोबारा रीलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और द स्लग हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन, तो इसने वो एरर दे दिया कि द स्लग हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन, मतलब जो स्लग हमने डाटाबेस में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, तो मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और admin@admin.com सीक्रेट, आई थिंक PHP आर्टिसन DB सीड, हाँ अब ठीक है। और अब मैं इसका पासवर्ड देता हूँ। तो अब ये हमारा, अब इसने हमें ये वापस एडमिन पे नहीं करना चाहिए था, इसको एडमिन डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना चाहिए था। तो एक मिनट, इसको हमने किया था लॉगिन कंट्रोलर में HTTP, और इसको हमने प्रोवाइडर्स के सॉरी नहीं, प्रोवाइडर नहीं था, ये था हमारा HTTP के अंदर मिडलवेयर। तो एडमिन ऑथेंटिकेटेड है तो रोल नेम कस्टमर है, और इसके अलावा रीडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड है तो स्लैश डैश बोर्ड पे इसको रीडायरेक्ट करना है, तो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। तो अब ये ठीक है। और अगर हम यहाँ पर होम पे जाते हैं और मैं अगर लॉग आउट करता हूँ तो आई थिंक ये सही इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए। admin.com सीक्रेट, तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है एडमिन पे। तो ये हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैसेज यू आर नॉट अलाउड कस्टमर, ठीक है। और राउट्स में हमारे पास ये हमने इसका क्रिएट किया था लॉगिन कंट्रोल, लॉगिन में, हाँ यस, ऑथ के अंदर हमने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर एडमिन स्लैश डैशबोर्ड करना था। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करता हूँ और admin@admin.com सीक्रेट, और अब ये मुझे डैशबोर्ड पे इसने लॉगिन कर दिया। अब मैं कैटेगरीज़ में जाता हूँ, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अगर मैं कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पर वो इसको ओके हो गई है, ये वैल्यू इंटर हो गई है डेटाबेस में। कैटेगरीज ये देख सकते हैं, और पेरेंट कैटेगरीज के अंदर हमारे पास, अब चूंकि कैटेगरी आईडी में हमने कोई चीज़ नहीं दी थी इसलिए उसने यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, हमारे पास कैटेगरी आईडी में वैल्यू कोई नहीं आई। तो मैं आपको इसको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम और टॉप लेवल दोनों हैं। तो यहाँ पर मैं अब सपोज़ मैं ऐड करता हूँ मोबाइल एप्पल, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड करूँगा इसको। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी हमारा इंसर्ट हो गया, और अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी में भी रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पर भी रिकॉर्ड आ गया, और यहाँ पर भी हमारे पास पेरेंट आईडी इसको उसने 1 असाइन कर दी और कैटेगरी आईडी 2, मतलब जो पेरेंट आईडी है, अब ये जो है पेरेंट आईडी यहाँ पर ये जो पेरेंट आईडी यहाँ पर उसने 1 दी है, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एप्पल जो है ये अब इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का चाइल्ड है। और यहाँ पर ये कैटेगरी आईडी 2 का मतलब है कि इसकी कैटेगरी जो इसकी अपनी आईडी वो 2 है। तो इस तरीके से हमने सेल्फ ज्वाइन के थ्रू एक ही टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक आईफोन मोबाइल ऐड करता हूँ, आईफोन फ्रॉम एप्पल। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है और ये एक एप्पल का भी आइटम है। तो मैं इसको ऐड कैटेगरी करता हूँ, तो ये भी सक्सेसफुली एंटर हो गया। और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आईफोन मोबाइल एक ही आया है विद आईडी 3। लेकिन अगर कैटेगरी आईडी में देखें तो यहाँ पर जो 3 है, कैटेगरी आईडी जिसकी 3 है, वो 2 पेरेंट आईडी हैं, उसकी पेरेंट आईडी 1 और पेरेंट आईडी 2। मतलब ये अब इसका भी चाइल्ड है और इसका भी चाइल्ड है। तो इस तरीके से हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। अब जो
ये डेटाबेस सेव हो रहा है यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर मैंने एक लिखा मैसेज, रिटर्न बैक विद मैसेज। तो ये मैसेज आप डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये सेशन है, फ्लैश सेशन, जिसको फ्लैश सेशन कहते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट में, और जहाँ पर हमने ये जिस तरीके से हमने ये डिस्प्ले कराया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। अच्छा, इफ़ अब यहाँ पर सेशन हैज़ मैसेज, अब हमने लिखा कि सेशन के अंदर कोई मैसेज है, तो यहाँ पर वो मैसेज, अब यहाँ पर हमें यूएल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सक्सेस को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करवा लेंगे। कोई भी जो भी हम मैसेज डिस्प्ले करवाएं, जो भी सेशन के थ्रू मैसेज आया, तो सेशन इनटू मैसेज, सिंपली हम इस तरीके से इसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो अब मैं एक और सैमसंग ऐड करता हूँ, कंपनी है और ये एक टॉप लेवल है, तो टॉप लेवल, बल्कि मैं इसको कोई भी लेवल नहीं देता, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली। अब मैं सैमसंग मोबाइल लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सैमसंग मोबाइल। अब ये जो मोबाइल है ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, ये एक सैमसंग की प्रोडक्ट भी है और ये एक मोबाइल भी हो सकता है। मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब हम जो है वो कैटेगरीज़ को सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर और उसके साथ उनका जो रिलेशन है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो कैटेगरी आईडी 5 है, ये हमारे पास पेरेंट आईडी 1 और 4 है। तो ये है हमारे पास डेटाबेस में डाटा सेव करने का तरीका। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यहाँ पर व्यू में डिस्प्ले करते हैं। ये जो हमारे पास कैटेगरीज़ है, तो यहाँ पर अब हम इसको टेबल की सूरत में इसको डिस्प्ले करेंगे और यहाँ डैशबोर्ड से हम ये वाला टेबल कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैं dashboard.blade.php में आऊँगा और यहाँ से ये जो div के साथ मैं टेबल है कंप्लीट, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ index.blade.php में, जो कि कैटेगरीज़ की है। और यहाँ से मुझे सिर्फ एक tr चाहिए बॉडी के अंदर, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास है, सॉरी, ये आई थिंक डैशबोर्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा डाटा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिव है और जो क्लोज हो रही है यहाँ पर, बाकी हमें ये नहीं चाहिए, ये यहाँ तक ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से अब कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा इसको। और मुझे सिर्फ एक tr चाहिए जो टी बॉडी के फ़ौरन बाद है, बाकी trs मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो लूप के थ्रू आएंगी। तो ये हमारे पास है और यहाँ पर अब हम देंगे सबसे पहले टाइटल कैटेगरी का, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी होगी, फिर उसका जो भी स्लग होगा उसको डिस्प्ले करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसकी कैटेगरीज़ को डिस्प्ले करेंगे, जितनी भी उसकी कैटेगरीज़ होंगी। अब यहाँ पर हमें लूप लगाना होगा, तो लूप लगाने से पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़ कैटेगरीज़, क्या हमें कैटेगरीज़ रिटर्न हुई हैं तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करे, एल्स में वो, और यहाँ पर हम एंड इफ कर देते हैं। तो एल्स में वो क्या करे, हमें यहाँ पर एक tr और उसके अंदर एक td लगाएंगे और कॉल स्पैन जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे ये जो नंबर ऑफ हमारे टाइटल है 1 2 3 4 5, तो कॉल स्पैन 5 और नो कैटेगरीज फाउंड, ये मैसेज आ जाएगा। अब अगर तो कैटेगरीज मौजूद हैं तो यहाँ पर @ फॉर ईच कैटेगरीज एज कैटेगरी, और इसको यहाँ पर हम एंड फॉर ईच कर देंगे, ठीक है। तो ये हर दफ़ा न्यू रो आएगी और यहाँ पर अब हम इसको कैटेगरी और यहाँ पर इसका टाइटल, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम और पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो टाइटल के बाद, सॉरी, ये यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो है वो
आ रहा है डाटा जो उस फॉर्मेट में है, HTML फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम सिंगल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि जो HTML करैक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं CK एडिटर के थ्रू, उनको भी साथ वो डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर अब हम कैटेगरी टाइटल के बाद उसके डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर उसका स्लग डिस्प्ले कर लेते हैं, और ये यहाँ पर क्रिएटेड ऐड को नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब इस जो TD में हम इसकी चिल्ड्रन डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ दिस कैटेगरी चिल्ड्रंस डज एग्जिस्ट, मतलब इस कैटेगरी के चिल्ड्रन हैं तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दे पेरेंट कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी पेरेंट है अगर उसके कैटेगरी के चिल्ड्रंस नहीं है। अदरवाइज एट द रेट फॉर ईच और कैटेगरी चिल्ड्रंस एज चिल्ड्रन और एंड फॉर ईच। और यहाँ पर मैं अब इसको चिल्ड्रन टाइटल और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और भी काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर आई थिंक मैं उसको पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं उसका भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज आ रही स्लग्स में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टाइटल एक्चुअली हमसे मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर एक TD हमें एक्स्ट्रा लगानी थी और यहाँ पर हमें कैटेगरी ID इस तरीके से डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर IDs आ गई, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, स्लग आ गया, कैटेगरी आ गई और डेट क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक हम TH और क्रिएट कर लेते हैं डेट क्रिएटेड के नाम से और इसको डिस्प्ले करते हैं। तो अब ये हमारे पास अब देख रहे हैं कि जो पेरेंट कैटेगरीज है उसमें डाटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ़ कैटेगरी चिल्ड्रंस काउंट ग्रेटर देन 0, मतलब उसमें एटलीस्ट एक पेरेंट कैटेगरी है तो वो उसको ये इसको फॉर ईच लूप को चलाए, अदरवाइज वो सिंपली कह दे कि ये एक पेरेंट कैटेगरी है। तो इस तरीके से लिखा हमने, उसको रीलोड किया। यहाँ पर अनडिफाइंड प्रॉपर्टी काउंट, ओ सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेथड है, तो मेथड लिखना पड़ेगा। अब इसको हम रन करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ये जो पेरेंट कैटेगरीज है। और इसके अलावा अगर इसको डिस्टिंग्विश करना चाहें आप तो आप यहाँ पर इसके अंदर इसमें B टैग या स्ट्रॉन्ग टैग लगा दें ताकि हमें वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरीज आ गई। इसके अलावा यहाँ पर हम एक एक्शन टैब लगा देते हैं TH एक्शंस, और यहाँ पर हम इस लूप के अंदर जहाँ पर हम डिस्प्ले करें कैटेगरीज, ये वाला यहाँ पर TD और यहाँ पर AHREF। फ़िलहाल हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो ये। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर डिलीट और यहाँ पर एडिट और इसको हम क्लास दे देते हैं BTN info एंड BTN SM, और यही तरीके से यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं BTN डेंजर और BTN SM। तो इसको डिस्प्ले करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्शंस भी आ गए हैं, एडिट और डिलीट करने के भी आ गए हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम कैटेगरीज को एडिट और डिलीट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसके लिए जो कंट्रोलर के अंदर 2 मेथड्स हैं एडिट और डिलीट के, उसको यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्म भी बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो अपनी ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपने कंप्लीट देखा है और आपको इसकी समझ भी आई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि मेरे ये जो ई-कॉमर्स के ट्यूटोरियल हैं ये थोड़े लेट आया करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ है और मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो कितनी वैलिड है, तो उसके बाद मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इंतज़ार करेंगे और आपको मेरा ये आपको ये इंतज़ार बुरा नहीं लगेगा। सो गाइस अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।